नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात यानी कि समसामयिक मुद्दों की बात, आपकी बात यानी कि आम आदमी की बात और आपकी बात यानी कि आज के जो सबसे बड़े सवाल हैं उनकी बात। आज हम फिर एक बार कोरोना के संकट और पंचायती चुनावों की वजह से ये संकट कितना बड़ा है इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे राज्य सरकार और बीजेपी के जो बहुत सारे कार्यकर्ताओं की, बहुत सारे नेताओं की जो सरकार के रवैये या प्रशासन के रवैये से जो नाराजगी है उसकी बात, और करेंगे राज्य सरकार किस तरह से और अपने प्रयासों को तेज कर रही है कोरोना के जो भयावह स्थितियां हुई हैं उससे निपटने के लिए। मेरे साथ मौजूद है इस बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक तरह से एक दिन का लॉकडाउन और बढ़ाने की बात कही, यानी कि हफ्ते में अभी तक 2 दिन के लॉकडाउन की बात थी, अब वो 3 दिन तक लॉकडाउन होगा और शुक्रवार की शाम से वो शुरू होकर वो मंगलवार की सुबह तक वो लॉकडाउन जारी रहेगा। कुछ समय पहले सरकार ने हाईकोर्ट के जो निर्देश थे कुछ जिलों में, कुछ शहरों में, 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के, उसके खिलाफ अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ स्टे लाई। अब वो फिर से एक तरह से 3 दिन का जो लॉकडाउन है हर हफ्ते इस तरह से उसको शुरू कर रही है, यानी कि हफ्ते के आधे दिन एक तरह से लॉकडाउन होंगे। आपको लगता है क्या सरकार ने जो पहले जो हाईकोर्ट की मशवरा था, हाईकोर्ट का निर्देश था, उसका अनुपालन करने में जो एक तरह का अहम दिखाया और जो ये दलील दी कि ये हमारे एक तरह से कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की बात है, और अब सरकार को कुछ हद तक अपनी जो गलती है वो महसूस हो रही है और शायद इसी वजह से वो थोड़ा इसको अगर कहें मतलब एक कदम आगे एक कदम पीछे वाली रणनीति अपना रही है और जो लॉकडाउन 5 शहरों में लगाने की बात थी उसको एक तरह से पूरे प्रदेश में वो हफ्ते में 3 दिन का लॉकडाउन लगाने की बात अब सरकार ने की। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल गोविंद, ये दिखा रहा है कि इनको मालूम तो था और इस बात का अंदर से एहसास भी था कि लॉकडाउन लगने से की आवश्यकता है, लेकिन उस टाइम इनके दिमाग में जो चढ़ा हुआ था कि किसी भी सूरत में ये चुनाव कराना है, पंचायत चुनाव कराना है, और पंचायत चुनाव के बीच में बाधा उत्पन्न कर दी हाईकोर्ट के आदेश ने, वो इनसे बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में दखल है न्यायपालिका का। हालांकि इनका सोशल मीडिया ये फैलाने की कोशिश कर रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन में हमने ये चुनाव कराया था, जो कि सरासर झूठ था। हाई कोर्ट का वो एक मतलब वो अर्ध सत्य था, क्योंकि हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश इनके कहने पे, एक पीआईएल हुई थी जिसमें मांगा गया था कि चुनाव डिले हो चुके हैं, पंचायत चुनाव, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस पीछे रह गया है 6 महीने, तो इसलिए चुनाव होने चाहिए। तो सरकार चाहती तो उसी वक्त इसको अपोज कर सकती थी। सरकार ने दलील पहली बार दी थी कि क्योंकि कोरोना 1 फेज चल रहा था इसलिए चुनाव कराना अभी पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड फेज में क्यों नहीं कर सकते थे, वही दलील कि साहब नहीं करना चाहते। इससे जाहिर होता है कि ये दोहरी बात, कि एक तरफ ये कहना कि हम तो नहीं चाहते थे लेकिन न्यायपालिका ने आदेश दे दिया, और दूसरी तरफ ये कि जो है चुनाव किसी भी सूरत में हो जाए, और वो उनको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी मिल गया। लेकिन आप देखिए इसमें जो अब जो कर रहे हैं, इनको लगा कि अब ये मामला, क्योंकि जिस दिन से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया है उस दिन से इत्तेफाक से स्थिति कोरोना की बहुत ज्यादा बिगड़ गई, मौतें बहुत ज्यादा होने लगी, जगह जगह लोग ऑक्सीजन की एकदम कमी हो गई, और कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं, उस वजह से स्थिति भयावह हो गई। तो अब इनको ये लगा कि अब जो है अब क्या करें, किसी तरीके से दिखलाना है कि हमें बड़ा कंसर्न है। वो तो चुनाव तो निपट ही गया, हो गया, उनकी अपनी जो अपना जो अहम था वो तो पूरा हो गया। अब लेकिन अगर वो
कर देते, सुप्रीम अगर हाई कोर्ट का आदेश ऐसा था, अगर उस प्रकार से करते तो शायद बात नहीं बनती। तो मेरा ख्याल ये ज्यादा चीजें जो हैं ये अब इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, कहने को ये हो जाएगा कि हमने लेके लागू भी कर दिया, और धीमे धीमे इस तरीके से कर रहे हैं कि वीकेंड के 3 दिन ले लिए, मंडे ट्यूसडे तक ले गए, इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसके पीछे एक बात और भी उठ रही थी कि जब ये बात उठी कि जब चुनाव का ये किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी लीडरशिप खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक चीज ये बैठी हुई थी कुछ लोगों के कि अगर यहाँ स्टे हो गया तो ये भी हो सकता है कि बंगाल में इसी को यही दलील देते हुए लोग कोई बंगाल में स्टे ना करा दे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था बीजेपी टॉप लीडरशिप के लिए, क्योंकि उनको जी जान की कोशिश लगाई हुई है कि किसी तरीके से बंगाल में अपने आप को स्थापित कर ले। तो ये जो एक तरीके का माइंड सेट है कि हम किस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाते जाएं चाहे कुछ भी हो जाए, इसके पीछे मानसिकता वो है। और चलिए फिर भी कुछ भी जो भी हो, लेकिन ये हम मानते हैं कि देर से किया, लेकिन जो अब किया है ये अक्लमंद काम है, क्योंकि हालांकि बहुत सी जगह लोगों ने बाजार स्वयं दी हैं, लोग मौत का ऐसा खौफनाक डर है बैठ गया है कि लोग स्वयं सड़क पर निकल रहे हैं। आप देखिए सड़कों पे सन्नाटा है ज्यादा, और अधिकतर शहरों से यही आ रही है। तो ठीक है, अगर लॉकडाउन लग भी जाएगा तो अब, और अच्छा कहने को ये भी नहीं होगा कि हमने एकदम से कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, वो भी नहीं होगा, वो स्थिति भी नहीं आएगी जिससे कि सरकार को फिक्र रहती, पॉलिटिकली नुकसान ना हो जाए कि साहब लॉकडाउन हो गया तो पूरा लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा। आपने कहा एक तरह से राजनीति थी इसके पीछे, राजनीतिक वजह थी इसके पीछे, और अब लॉकडाउन की सरकार ने एक कदम लॉकडाउन के मामले में कम से कम बढ़ाया है कि वो हफ्ते में एक दिन ज़्यादा लॉकडाउन रहेगा। लेकिन ये जो लॉकडाउन है ये इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव होता है। अब जो स्थिति इस वक्त है वो उसमें जो इसका खौफ है कोरोना का, इसकी जो भयावहता है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी बहुत तेजी से वो उसका प्रसार हो रहा है। और ऐसे में हम जब जो बड़े शहर हैं वहाँ पर संसाधनों का इतना अभाव है, संसाधनों का इंतजाम करने में सरकार के पूरा दम फूल गया है, फिर भी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर न तो आवागमन की सुविधा है, न बहुत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहाँ अगर जो जिस तरह से इसका कोरोना का आतंक फैल रहा है उसको रोकना निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में हो सकती है। अभी जौनपुर से एक खबर हमारे सामने आई जिसमें जौनपुर जिले में ये बताया गया कि 44 लाख की आबादी वाले उस जिले में 1 लाख से ज्यादा प्रवासी होली और चुनाव के लिए अपने अपने गांव में वापस लौट के आए। 44 लाख में 1 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है, और एक एक गांव में 100 से ज्यादा लोग प्रवासी लोग लौट के आए हैं, और ज्यादातर प्रवासी गुजरात से, महाराष्ट्र से या पंजाब से, ऐसे इलाकों से आए हैं जहां पर कोरोना का प्रभाव बहुत तेज था। और इसका असर साफ साफ जौनपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या कोरोना पीड़ितों की अब सामने आने लगी है। बाराबंकी में इस तरह की स्थितियां हैं, कुशीनगर में इस तरह की स्थितियां, और बहुत सारे जिलों में इस तरह की स्थितियां हैं। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती ये सरकार के सामने है? क्योंकि शहरों का प्रबंधन तो फिर भी वहां एक तरह की व्यवस्था आपके पास थी, प्रशासन की भी एक पूरी चेन वहां पर मौजूद है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो हर चीज का अभाव है। और ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए, और क्या अपेक्षाएं आपको हैं? देखिए गोविंद, जहाँ तक शहरों का सवाल है वहां तो ये मान लिया जा रहा है, और देख ही रहे, सबने देखा है कि किस तरीके से तैयारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सरकार के दिमाग में शायद ये बैठा था कि कोरोना खत्म हो चुका है, तो उस तरीके की व्यवस्था नहीं करी गई जिसकी उम्मीद थी कि सरकार करेगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो ये जो पुरानी कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, ये बिल्कुल वही स्थिति हुई है, जानते हुए कि अगर चुनाव होगा ग्रामीण स्तर पे
तो लोग इस तरह से आएंगे। ये कोई सरप्राइज नहीं है, कोई इसमें अचंभा नहीं होने वाली बात है कि भाई इस तरीके की प्रक्रिया जब जब होती है तो जो बाहर हमारे लोग हैं, दूसरे देश प्रदेशों में काम करते हैं, उनको पास बुलाते हैं और कैंडिडेट्स पैसा देते हैं उनको आने के लिए। तो जिस तरीके से ये तो एक जौनपुर का केस है जो बाकायदा पूरी डिटेल स्टडी है इसमें कि इतने सारे लोग आए, ये रिपोर्टिंग हुई है। और लेकिन सोचिए आप, जगह जगह जिले, जितने जिले इफेक्टेड हैं, आज की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 135 शिक्षक और शिक्षा मित्र भगवान को प्यारे हो चुके हैं जो ड्यूटी पे थे। तो ये और संक्रमण बढ़ा है ये भी तय है, और ये अधिकतर पूर्वांचल के जिलों का के गांव का किस्सा है। ये तो देखिए, ये मीडिया के एफर्ट से ये रिपोर्ट्स आई हैं, ये डिटेल्स मिली, क्योंकि सरकारी तौर पे इसको इस पे मेरा ख्याल प्रयास यही हो रहा होगा कि इस पे भी पर्दा डाल दो, और जो दिखता है, क्योंकि अभी अभी जो सामने आए, जहां जहां ये बात आएगी कितने लोग मर गए, तो फौरन फिर सरकार पे दोष जाता है कि क्यों नहीं सरकार ने इसके लिए, ये तो ऐसे अपने हाथ में था। अगर एक बार ये चीज स्वयं सरकार उठा देती हाई कोर्ट के सामने, या कि जनाब ये समस्या है और इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट इनकी बात नहीं मानता। लेकिन मंशा नहीं थी, क्योंकि दिमाग में जब ये बैठ जाए कि ये राजनीतिक प्रक्रिया ज्यादा आवश्यक है, लोगों की जरे ठीक है, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये जो सीरियसनेस नहीं थी, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था कोविड-2 को, ये जाहिर करता है। और आज की डेट में जिस तरीके से ये तो सामने आए मामले, और देखिए पिछले ये चौथा चरण आज हुआ है चुनाव, आपको मालूम है लगभग कितने करोड़ लोगों ने वोट किया है? लगभग 3 करोड़ लोगों ने वोट किया है, और 2,60,000 के या 2,60,000 लोग जो हैं कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं। और सोचिए हर कैंडिडेट के साथ उसके सपोर्टर्स, उनके पार्टी के वर्कर्स, तो कितनी बड़ी तादाद में हमारे पास विजुअल्स हैं किस तरीके से लोग, देखिए, और ऐसी जगह उम्मीद करना कि कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो हो जाएगा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे और हर आदमी बिल्कुल अच्छी तरीके से मास्क पहन लेगा, ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है। यहाँ पे जहाँ उसको लिए जाता ही नहीं है किसी भी बात को सीरियसली, वहाँ कैसे हो जाएगा? आप एक कोई बिजली का स्विच थोड़ी ना कि दबाया और कट से आदमी की मानसिकता बदल गई। और ये जानते हैं, सरकार जानती है, लोग प्रशासन में जो बैठे हैं वो जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई प्रवास नहीं। उसके पीछे जो नहीं, बोलिए। जो फिलहाल जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें ये पता लग रहा है कि जो आज का जो चरण है उसमें जो मतदान हुआ है उसमें तुलनात्मक तौर पर लोगों ने जो मास्क और इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया है। शायद इस बीच जो मौतों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ा है, जो एक उसकी भयावहता आम आदमी तक उसका खौफ पहुंचा है, तो शायद इस वजह से इस चरण में स्थितियां ऐसी नहीं रही। लेकिन जो आपने 135 शिक्षकों की बात की थी, वो तो पहले 2 चरण में ही उतनी संख्या हो गई थी। आज भी चुनाव के दौरान कुछ लोगों को जो चुनाव ड्यूटी में थे उनकी कोरोना से मृत्यु की भी सूचना आई है, और ये संख्या जैसा कि हाईकोर्ट ने भी आदेश किया है कि आप इसकी छानबीन करके सही संख्या का आकलन करिए, तो मुझे लगता है संख्या भी काफी ज्यादा हो सकती है जो ड्यूटी में लगे लोग हैं। और शायद यही वजह है कि मतदान के बाद अब जब मतगणना की प्रक्रिया है उसको लेकर भी बहुत संशय है। बहुत जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं उन्होंने पत्र लिखकर चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उसको भी पत्र लिखा, सरकार को भी कहा कि कम से कम जो ये मतगणना है इसको टाल दिया जाए। इस तरह से बहुत नजदीक लोगों के रहने, आमने सामने होने की संभावना है, उस वजह से और ये खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मतगणना अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी, और जो लोग ये चाह रहे हैं कि इसको कम से कम उनकी जान बची रहे, इसके लिए इसमें सरकार इसको कुछ समय के लिए टाल दे, शायद वो होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब जो कार्यक्रम है वो एक तरह से मतगणना का घोषित कर दिया गया है।
लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी देखें कि जो सरकार के दावे हैं, सरकार बार बार नई नई तरह की घोषणाएं कर रही है, नए नए वादे कर रही है, नए नए आश्वासन दे रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से रोज नए निर्देश आ रहे हैं और बहुत सारे पुराने निर्देशों को बदल कर या उनको फिर से दोहरा कर लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की भी जानकारी आई है कि अब 1 मई के बाद 20 से ज़्यादा लोग किसी विवाह कार्यक्रम में नहीं हो सकेंगे, वो भी तब जब उस कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति ली जा गई होगी। तो इस तरह की जो बंदिशें हैं वो आने वाले दिनों में और लगेंगी, इस बात की संभावना है और शायद ये वक्त की जरूरत भी है। लेकिन एक तरफ ये स्थितियां हैं, दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर रही है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, और तीसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि हैं उनका आक्रोश। बीजेपी के ही कई नेताओं ने अलग अलग जगहों से अपना आक्रोश व्यक्त किया है, विरोध व्यक्त किया है कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, बेड नहीं मिल पाए, उनका इंतजाम नहीं हो पाया। लखीमपुर खीरी के एक बीजेपी विधायक हैं अरविंद गिरी, उन्होंने तो पत्र लिखा है जिला प्रशासन को और ये कहा है कि गोला क्षेत्र में कई बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत सारे आम लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनको उनकी जान गई है और जिला प्रशासन कम से कम इस बात की व्यवस्था करे कि वहां कुछ इंतजाम हो सके, वहां स्थितियों को थोड़ा नियंत्रित किया जा सके। और ये एक विधायक का पत्र है, ऐसी स्थिति काफी राज्य के बहुत सारे इलाकों में इस तरह की स्थितियां होंगी। आपको क्या लगता है कि क्या इस जो अब ये अगले आने वाले दिन हैं और जब इसका ग्रामीण क्षेत्र की तरफ कोरोना का प्रसार बढ़ता दिखाई दे रहा है, कस्बाई इलाकों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, शहरों से और ये आम आबादी की तरफ फैल रहा है, तो कितना इसके लिए सरकार तैयार है इसको रोकने के लिए? सरकार देर से जागी है, लेकिन अगर ये जाग गई है वाकई में तो शायद ये आगे का कुछ कमी आ सके। जो जो इसका प्रभाव, जिसका जो भयावह रूप है उसमें थोड़ी सी कमी आ सके और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समय निकल चुका है। आप देखिए संक्रमण जो है होने में, ये जो जब इसका वायरस जो है वो 2-3 लगते हैं उसको दिखने में, जब ये इफेक्ट कर लेता है किसी को। तो आज तक जो एक्सपोजर हुआ है लोगों का और बड़े लार्ज स्केल पे हुआ है, और पिछले तो ये कुछ कुछ दिनों के बाद एक एक हफ्ते तक लगता है म्यूटेट करने में। तो ये जो स्थिति है, अब आप सोचिए जो 4 चरण हुए हैं, हर चरण में लोग संक्रमित हो रहे हैं, और इधर इस दौरान जब ये संक्रमण बड़ी बुरी तरह से बढ़ा है, बहुत ज्यादा फैला है, तो जाहिर है कि ज्यादा केसेस निकलेंगे। लेकिन क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ना तो व्यवस्था है टेस्टिंग की, ना कोई और मैकेनिज्म है जिसके तहत ये पकड़ में आए कि कितने केस वहां पे हो गए, कितने लोग एक्चुअली संक्रमित हो गए। जब आपके पास और ये सरकार को बड़ा सूट करता है कि नंबर्स, देखिए नंबर्स छुपाने का जो है वो पहले दिन से देखने को आ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है इसको कैलकुलेट करने की। आपने शहरी क्षेत्र में भी देख लिया, पिछले 3 दिन से सरकार ने ये अनरिटन इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आप टेस्टिंग कम कर दें। हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में एक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा टेस्ट आरटीपीसीआर नहीं करे जाएंगे, और आरटीपीसीआर ही कंफर्मेटरी टेस्ट है। एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, पॉजिटिव आता है तो मान लिया जाएगा। जब और आरटीपीसीआर और एंटीजन में जमीन आसमान का फर्क है, नंबर्स जितने किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार इस पब्लिसिटी में लगी हुई है कि साहब हमारे यहाँ 4 करोड़ लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। अरे भैया, जो स्टेट 22-23 करोड़ लोगों का है वहां आपने 4 करोड़ ले लिया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन उसको उपलब्धि दिखाया जाता है। तो आज की अभी कुछ समय और वेट करना पड़ेगा, स्पेशली इस कारण से कि ये जो अभी आईआईटी कानपुर की जो स्टडी है जिसमें बताया गया है कि अभी पीक जो है 12 मई से 15 मई तक चलेगी। ये एस्टिमेशन है, अंदाजा ये लगाया गया है डेटा के बेसिस पे। अभी अगले 15 रोज में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का जो स्प्रेड है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया,
IIT वालों ने। ये तो शहरी स्टडी के बेसिस पे है ये। अब उसमें ग्रामीण जितना जुड़ता जाएगा वो अलग बात है कि सरकार उसको कोविड इफेक्टेड दिखाए ही ना, जो काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि अगर इनका यही उद्देश्य बना रहा और सरकारी अफसर इसको इनको मुख्यमंत्री को यही एडवाइस देते रहे जो कि चल रहा है, कि इससे नुकसान होने वाला है। और किस हद तक का नुकसान होगा बड़ा मुश्किल है आज की डेट में बताना। अब लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में कल की तुलना में पिछले 24 घंटे में आज फिर आंकड़ों की ही बात करें, सरकार अगर टेस्ट कम भी हो रहे हैं तब भी जो पिछले 2 दिन से संख्या कम हो रही थी, आज वो फिर कल से आज उसमें वृद्धि हुई है। इजाफा हुआ है। 300-400 का नंबर आज फिर बढ़ा है और 4000 की संख्या को उसने फिर पार किया है। तो ये भी शायद ये दिखाता है कि अभी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उस तरह की व्यवस्थाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। वो उन व्यवस्थाओं में अभी कई तरह के विलम्ब हैं। खास तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर आप का क्या मानना है? क्या जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लगातार टैंकर्स पहुंच रहे हैं, उसके बाद स्थितियों में कुछ सुधार आया है या अभी भी जो वितरण की असमानता है, वितरण की समस्या, जैसे कि लखीमपुर के विधायक ने जिस ओर इशारा किया था कि लखीमपुर में अगर है भी तो वो गोला में नहीं है, ये इस पर आप किस तरह से सोचते हैं? नहीं, देखिए राहत तो नेचुरली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहत मिली है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति थी कि एक बूंद ऑक्सीजन नहीं थी, लोग तड़प रहे थे, और अब वो टैंकर्स के टैंकर्स आ रहे हैं। लेकिन आपने जैसे सही कहा, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, वितरण का प्रॉब्लम है। और ये फिर दर्शाता है कि हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी व्यवस्था है, वो कितनी लचर है। और वहां पे इस चीज की बहुत, क्योंकि ये कोई रूटीन काम नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि जिन तरीके के जॉब्स है या अफसर हैं, इनको चुन चुन के ऐसे लोगों को चुन के बैठाना चाहिए था जिनमें भूता है काम करने का, जिसमें कैपेबिलिटी है और जिनमें जज्बा भी है। ये केवल इससे नहीं हो सकता है। लेकिन वहां पे इस तरीके का कुछ नहीं किया गया। एक टीम 11 बड़ी बार बार चर्चा है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है टीम 11, लेकिन क्या टीम 11 ने किया? सबने देख लिया। वो टीम 11 की रोज मीटिंग होती थी। सोचिए आप, पिछले 1 साल से एवरी डे टीम 11 बैठती है। क्या करती है? जो मेरी जानकारी है, वहां पे ज्यादातर प्रवचन होता है और लोग सुनते हैं, एडवाइस नहीं देते, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर नहीं देंगे तो ब्यूरोक्रेसी का काम है। अच्छा, और जो एक्सपीरियंस लोग रहने चाहिए थे, जिनको तजुर्बा है इस तरीके की सिचुएशंस हैंडल करने का, इस तरीके के, मेरा ख्याल कि वहां पे लोग, सूटेबल लोग नहीं बैठे। जो सरकार, हर सरकार जानती है कि आपदा के टाइम में कौन काम, मैंने देखा कितनी दफे, आपने भी देखा होगा कितनी दफे एकदम से दंगा हुआ, खट से डीएम और कमिश्नर बदले जाते हैं कि भाई ये आदमी सूट, तब ढूंढा जाता है मेरिट का आदमी। वैसे तो सरकारें जो हैं, जो भी सरकार बैठी हो, वो अपने खास लोगों को, चमचों को बैठाने की कोशिश करती है कि जो हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन जब क्राइसिस होती है तब आदमी मेरिट पे ढूंढ करके लाया जाता है। तो हमारे ख्याल हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया, जानते हुए कि आप आज आप चुन चुन करके लाइए भी अफसर जो डिलीवर कर पाए, जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें कैपेसिटी हो, जिसमें जिसमें काम का। तो मुझे लगता है अभी सबसे बड़ी समस्या इस बात की रहेगी, और ये बहुत आसानी से कंटेन नहीं होने वाला, कितना, क्योंकि अप्रोच जो है वो इस तरीके की नहीं है। नॉर्मली जो है चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे, मुख्य सचिव के स्तर पे बहुत सी चीजें जो हैं सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही चर्चा हो रही है ब्यूरोक्रेसी। आप जब, और सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है,
राजनीतिक स्तर पे। ये जो होगा तो मुझे नहीं लगता कि इजीली चीजें इंप्लीमेंट, ये फिर क्या होता है, नी जर्क रिएक्शन और एडहॉकिज्म चलती है कि भाई ठीक है आज ये हो गया सिचुएशन, चलो इसमें ये कर देते हैं, जब फिर ठंडा। वो जो एक कहा जाता है कि सिस्टम्स हैव टू बी इन प्लेस, वो दुर्भाग्यवश नहीं अभी। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमने लखनऊ में ही देखा, एक बुजुर्ग अधिकारी थे जो सेवानिवृत्त भी हो गए थे, चचा के नाम से लखनऊ के लोग उनको जानते थे। जब जब लखनऊ में दंगे फसाद पुराने शहर में किसी तरह की ऐसी स्थिति होती थी, उनको अब विशेष तौर पर बुलाया जाता था और सेवानिवृत्ति के बाद भी वो प्रशासन को सहयोग देते रहे, क्योंकि उनको उस पूरे इलाके की बहुत अंदरूनी जानकारी थी। वो तमाम ऐसी स्थितियों से निपटने में एक तरह से पारंगत थे। इस तरह के अनुभव का सरकार को लाभ लेना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार सिर्फ चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं चलती, वो प्रश्न में सहयोग होना चाहिए। और जैसी आपदा की स्थिति है, निश्चित तौर पर इसमें तो ऐसे लोगों का जरूरत से ज्यादा सहयोग लेना चाहिए। बल्कि अगर सिविल सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं तो उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, उनसे भी सुझाव लिए जाने चाहिए कि क्या किया जा सकता है। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में ही एक बहुत विशेष किस्म की सेवा, जिसको भाप सेवा का नाम दिया गया है, चारबाग में कुछ लोगों ने शुरू की है। और उसमें जो बाहर से आने वाले लोग या बिल्कुल ऐसे लोग जो निराश्रित हैं, जिनके पास भाप लेने की भी सुविधा नहीं है, उन लोगों को वहां पर मुफ्त भाप देने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह के भी रचनात्मक काम समाज में लोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें दिखी हैं जिस तरफ आपने इशारा किया कि सहयोग ज्यादा से ज्यादा लिया जाना चाहिए। आज सरकार का जो बयान है उसमें ये भी कहा गया है कि जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उसका सहयोग डॉक्टरों के साथ बातचीत के जरिए कोरोना के खिलाफ एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है और अगर ईमानदारी से सरकार इस तरफ कोशिश करेगी तो निश्चित तौर पर इससे भी लोगों में इस जो कोरोना का खौफ है वो कुछ कम होगा, लोगों में का मनोबल बढ़ सकेगा। और क्योंकि कोरोना के बारे में जो सबसे ज्यादा समस्या है वो शायद ये है कि जैसे ही व्यक्ति इससे संक्रमित होता है उसके मन में एक खास तरह का डर और खौफ पैदा हो जाता है, और वो शायद उसको उसकी वो नकारात्मकता उसके लिए बहुत घातक होती है। तो अगर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं तो शायद इनसे कुछ चीजें सुधरें। सरकार ने ये भी कहा है कि जो निगरानी समितियां हैं, जिनकी संख्या कई दसियों हजारों में है, उनके जरिए हम जो कोरोना की चेन है इसको तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। इस तरह की कोशिशों का स्वागत होना चाहिए, अगर ये वास्तव में जमीन पर उतरें, ये सिर्फ कागजी घोषणा न हो। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात को, आपकी बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं। शरद जी, आपका धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से आह्वान करते हैं कि वो हमको हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो अमूल्य विचार हैं, सुझाव हैं, उनसे हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बात यानी कि सबकी बात को इस मंच के जरिए आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।